होगा। सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 9 तक आपको पढ़ाया गया था। अब हमें देखना है सीपीसी का सेक्शन 10, धारा 10 और 11। इन्हीं दो धाराओं में थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में। धारा 11 बहुत महत्वपूर्ण धारा है, 10 भी धारा महत्वपूर्ण है। इस पर जो क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी बनते हैं, इंटरव्यू में भी बनते हैं। जब भी आप धारा 10 और 11 पढ़िए, आपका जो बिहार सिविल जज मेंस में क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन का मॉडल देखिए आपका शब्द घुमावदार दिए रहेंगे। जब भी आप शब्दों को पढ़िए, अगर आपको ये लगे कि एक मुकदमा पेंडिंग है यानी कि लंबित है और उसी दौरान दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है, तब ऐसी दशा में अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो धारा 10 लिखना है। यानी कि एक मुकदमा सिविल मुकदमा पेंडिंग है और उसी विषय पर अगर दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है और ये क्वेश्चन मेंस में अगर किसी भी हालात में घुमावदार ही पूछा जाएगा, तो ऐसी दशा में आपको पॉइंट ये पकड़ना है कि सेक्शन 10 को कवर करना है। लेकिन अगर ये दे दे कि एक मुकदमे में फैसला आ चुका है या एक काज ऑफ एक्शन पर फैसला आ चुका है, एक वाद हेतु पर फैसला आ चुका है और उसी वाद हेतु को लेकर, उसी विवाद को लेकर दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है, अगर ऐसा आपको कहीं दिखे तो सेक्शन 11 आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, बिहार सिविल जज ने जो आपका क्वेश्चन बनाया था वह घुमावदार बनाया था और घुमावदार क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट आपका बताया गया। कंसेप्ट यही है कि अगर पेंडिंग दिखाए मुकदमा पहला तो धारा 10, और अगर ये दिखाए कि एक वाद हेतु या पहले मुकदमे में या उसी विषय पर फैसला आ चुका है तो धारा 11 कवर करना है। आइए धारा 10 देखी जाए। सबसे पहले धारा 10 की सामान्य बातें बताई जाए और तब बेयर एक्ट को तोड़कर और अन्य बातें आपकी बताई जाएंगी। जहाँ तक धारा 10 की बात है, धारा 10 वाद का रोधन बताती है। वाद का रोधन, वाद का रोधन, रोधन का मतलब ये हुआ वाद को रोक दिया जाना। वाद का रोधन का मतलब हुआ वाद का रोक दिया जाना। स्टे ऑफ सूट, इंग्लिश में याद रखिएगा, स्टे ऑफ सूट। दूसरा पूछ ले, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत पूछे तो विचाराधीन न्याय का सिद्धांत अगर पूछता है, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत पूछे तब भी धारा 10 मारना है। या तीसरा आपका दे देगा वाद लंबितावस्था का सिद्धांत, लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस या वाद लंबितावस्था। वाद लंबितावस्था का सिद्धांत पूछे तब भी आपका मारना है
धारा 10 वाद लंबितावस्था का सिद्धांत टीपीए में भी दिया गया है, वहाँ भी पूछा जाता है। तो टीपीए की धारा यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 के साथ इसको पढ़िएगा। अगला विचाराधीन मामलों का सिद्धांत इंग्लिश में जो पूछता है विचाराधीन न्याय आपका देता है रेस, इंग्लिश में पूछा जाता है रेस सब जुडिस, रेस सब SRES रेस SUB रेस सब जुडिस JUDICE। अगर ये पूछे कि रेस सब जुडिस का मतलब क्या हुआ, तो रेस सब जुडिस का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है, तो धारा 10 में। रेस का मतलब होता है ए थिंग्स, ए थिंग्स का मतलब एक वस्तु, एक वस्तु का मतलब होता है एक मामला। एक मामला का मतलब ये हुआ आपका कोई विवाद, यानी कि एक चीज़ या एक वस्तु या एक मामला। सब का मतलब होता है अंडर सब का मतलब होता है अंडर। अंडर का मतलब ये हुआ कि विचाराधीन, के मने विचाराधीन या के अंतर्गत भी कहा जाता है, के अंतर्गत, के अंतर्गत। और जुडिस मतलब ये हुआ जुडिशियल कंसीडरेशन, जुडिस का मतलब हुआ जुडिशियल कंसीडरेशन। जुडिशियल कंसीडरेशन की हिंदी कही जाती है न्यायिक विचाराधीन, न्यायिक विचाराधीन, विचाराधीन, न्यायिक विचाराधीन। एक शब्दों को तोड़कर पढ़िएगा, फिर एक बार बता दिया जाए। कई बार कहा जाता है कि ये मामला सब जुडिस है। सब जुडिस का मतलब ये हुआ, कई बार आप लोग सुने होंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सब जुडिस का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है, हम इस पर कोई राय नहीं देंगे। कई बार आप सुनते होंगे। तो रेस का मतलब हुआ ए थिंग्स यानी कि एक मामला। सब का मतलब हुआ अंडर, अंडर यानी कि के अंतर्गत। और जुडिस का मतलब हुआ जुडिशियल कंसीडरेशन यानी कि न्यायिक विचाराधीन। अब पूरे को उठाया जाए, अर्थात एक ऐसा मामला जो न्यायालय के विचार के अंतर्गत हो, अर्थात एक ऐसा मामला जो न्यायालय के विचार के अंतर्गत हो। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि एक ऐसा मामला जिस पर न्यायालय विचार कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मामला जो न्यायालय में पेंडिंग हो और अभी फैसला न आया हो। तो ऐसी दशा में यदि उसी मामले को लेकर दूसरा सूट फाइल किया जाता है, दूसरा वाद दायर किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, आइए परिणाम देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं, अर्थात यदि किसी विषय पर एक विवाद चल रहा है, एक वाद दायर किया गया है और उसी विषय को लेकर न्यायालय में दूसरा वाद दायर किया जाता है, तो ऐसी दशा में धारा 10 ये कहती है कि दूसरे वाद को न्यायालय
संज्ञान लेगा, यानी कि कॉग्निजेंस या संज्ञान या ग्रहण करने पर कोई रोक नहीं है। अर्थात दूसरे मुकदमे को न्यायालय संज्ञान लेगा। संज्ञान लेगा मतलब कि उसे स्वीकार करेगा, लेकिन उसके विचारण पर रोक लगा देगा, अर्थात उसका विचारण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक विषय पर एक वाद चल रहा है, उसी विषय को लेकर दूसरा वाद दायर किया जाता है, तो न्यायालय दूसरे मुकदमे को स्वीकार तो करेगा, लेकिन उसके ट्रायल पर यानी कि उस मुकदमे की कार्यवाही पर तब तक रोक लगा देगा जब तक कि पहले वाद में फैसला न आ जाए, अर्थात निर्णय न आ जाए। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ ये बना कि धारा 10 मुकदमे के कॉग्निजेंस पर रोक लगाती हैं कि ट्रायल पर रोक लगाती हैं कि दोनों पर रोक लगाती हैं। इसको अच्छे से तैयार रखिए। इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 10 संज्ञान पर नहीं रोक लगाती, बल्कि मुकदमे के ट्रायल या विचारण पर रोक लगाती है। ये ट्रायल पर रोक लगाती हैं, कॉग्निजेंस पर नहीं। अब पहले धारा 10 का आपका उद्देश्य देखा जाए, यानी कि धारा 10 क्यों बनाई गई। तो धारा 10 का जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, हमें ये देखना है। जहाँ तक धारा 10 के बनाने का उद्देश्यों की बात है, एक उद्देश्यों को देखा जाए। धारा 10 का पहला जो उद्देश्य है कह सकते हैं कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त बताती हैं, यानी कि धारा 10 रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय या पूर्व न्याय को प्रभावी बनाने के लिए कंडीशन प्रेसिडेंट बताती हैं, यानी कि पूर्ववर्ती शर्त बताती हैं। पूर्ववर्ती शर्त बताती हैं यानी कि पहले की शर्त बताती हैं। प्रांग न्याय को लागू होने की पूर्ववर्ती शर्त कैसे बताती हैं, इसको एक उदाहरण द्वारा देखिए। देखिए, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और फिर आपका ये पहला मुकदमा हो गया। उसी विवाद को लेकर ए पुनः दूसरा मुकदमा बी के खिलाफ करता है, बी के खिलाफ दूसरा मुकदमा करता है। विवाद विषय एक है, सब कुछ माने पक्षकार भी वही हैं। तो धारा 10 कहती है कि न्यायालय दूसरे मुकदमे को स्वीकार करेगा, यानी कि कॉग्निजेंस लेगा, यानी कि संज्ञान तो कर लेगा, लेकिन संज्ञान के बाद कोई आगे कार्यवाही नहीं करेगा। अब आपको देखना है कि धारा 10 रेस जुडिकेटा की पूर्ववर्ती शर्त कैसे बताती है। तो जैसे ही पहले मुकदमे में फैसला आएगा, दूसरे मुकदमे के लिए पहला मुकदमा रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय का काम करेगा और दूसरे मुकदमे को डिसमिस या खारिज कर दिया जाएगा। अतः धारा 10 रेस जुडिकेटा लागू होने की पूर्ववर्ती शर्त को कंडीशन प्रेसिडेंट को बताती हैं। रेस जुडिकेटा लागू तो नहीं करती, लेकिन ये बता देती हैं पूर्ववर्ती शर्त। जैसे ही कंडीशन प्रेसिडेंट पढ़िएगा, आपको बता दिया जाए। इसके साथ ही कोरिलेट करके भी अच्छे से पढ़िएगा। टीपीए की धारा 26 पढ़िएगा। टीपीए की जो धारा है 26 पढ़िएगा।
कॉन्ट्रैक्ट की धारा, कॉन्ट्रैक्ट की धारा, कॉन्ट्रैक्ट की धारा जो कॉन्ट्रैक्ट की धारा पढ़िएगा, यानी कि संविदा अधिनियम की जो धारा आपको पढ़नी है वह धारा संविदा अधिनियम की धारा 8 को पढ़िएगा। संविदा अधिनियम की धारा 8 को पढ़िएगा और इस पर अच्छा उदाहरण पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा गया है पिछली बार उत्तराखंड में। टीपीए में कंडीशन प्रेसिडेंट या पूर्ववर्ती शर्त कहाँ दी गई है, तो धारा 26 मारेंगे। दूसरा, टीपीए में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस या यथा सामीप्य का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, पास का सिद्धांत या सामीप्यता का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, धारा 26। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि पूर्ववर्ती शर्त का पालन कैसे किया जाना चाहिए, सारतः की अक्षरशः, तो पूर्ववर्ती शर्त का पालन आपका सारतः किया जाता है, यानी कि पूर्ववर्ती शर्त का पालन अक्षरशः न करके अगर आपने सारतः यानी कि मुख्य मुख्य बातों का पालन कर दिया तो ये माना जाएगा कि आपने शर्त का पालन कर दिया। संविदा अधिनियम की धारा 8 ये बताती हैं, ये भी पूछा जाता है बिहार के लिए, अच्छे से तैयार रखिएगा। संविदा अधिनियम की धारा 8 बताती हैं कि अगर कोई प्रपोजल किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, उसमें कंडीशन लगाई गई है और वह व्यक्ति कंडीशन को फुलफिल कर देता है, पूरा कर देता है, तो ऐसी दशा में शर्तों की पूर्ति द्वारा भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। केवल कंडीशन की पूर्ति कर दीजिए। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण एक सामाजिक बताया जाए, कानूनी उदाहरण तो हमेशा चल ही रहा है। एक सामाजिक बीच बीच में आपको उबड़ न हो, इसलिए सामाजिक उदाहरण ही देखिए। देखिए आपका तालाब वाला उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कंडीशन प्रेसिडेंट में मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये घोषणा करता है, लोक प्रस्थापना करता है संविदा के तहत, यानी कि सबके लिए ऑफर देता है, सबके लिए कि जो भी व्यक्ति, ये तालाब है इसमें मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, जो भी व्यक्ति इस तालाब को तैर कर पार कर जाएगा उसे मैं 5 लाख रुपया दूंगा, उसे मैं 5 लाख रुपया दूंगा। ये शर्त रखता है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। पहले तालाब को, मगरमच्छों से भरा तालाब तैर कर पार करिए और जो पार कर लेगा वह 5 लाख रुपए इनाम का हकदार होगा। तत्पश्चात किसी की हिम्मत नहीं करती कि वो पार करे। बी आता है, बी अचानक इस तालाब में कूदता है, सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अब तो बी की जान गई, लेकिन गिरते पड़ते 2-4 घूंट पानी पीते किसी तरह बी बैतरणी पार कर लेता है। बैतरणी पार का मतलब हुआ तालाब को पार कर लेता है। लोग वाह वही करते हैं। अब ए द्वारा बी ने कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा कर दिया तो बी 5 लाख रुपए का हकदार हो गया। ए 5 लाख रुपया बी को देता है। तब तक ये मीडिया वाले यानी कि खोजी कुत्ता आ जाते हैं जो सबको खोज लेते हैं। कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं और बी से कहते हैं कि हे बी, यह कार्य तुमने बहुत बहादुरी से किया, तुम्हारे अंदर साहस कहाँ से आया इतना। तो अंत में बी बताता है कि मेरे पास कहाँ साहस था, पता ना कौन
मुझे धक्का दे दिया, तालाब में ढकेल दिया और मैं तो अपनी जान बचाने के लिए, मगरमच्छों से बचने के लिए किसी तरह तेजी से तैरकर पार कर गया। तब तक एक और घटना होती है। बी की पत्नी सी आती है और सी कहते हैं कि हे निकम्मे, दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर एक्टिव रहते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं। मैं ही तुम्हें धक्का दी थी, मर जाते तो 5 लाख का बीमा है वो हमें मिल जाता। और देखो कुछ तो काम किए, जिंदा बच गए, मगरमच्छ से बचकर तैर कर निकल गए तो 5 लाख इनाम मिला। यानी किसी को कहा जाता है दोनों हाथों में लड्डू होना। अगर पति मर जाता तो बीमा का पैसा पत्नी पा जाती और जिंदा बच गया तो 5 लाख मिल ही गया। तो ये आपको बताया गया कंडीशन प्रेसिडेंट का एक उत्तम सामाजिक उदाहरण बताया गया। कानूनी उदाहरण तो हमेशा चलते रहते हैं, राजनैतिक उदाहरणों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सोशल मीडिया है और हो सकता है किसी को बुरा लग जाए क्योंकि तमाम लोग तमाम पार्टियों के समर्थक हैं। विचार आइए, पहला आपका उद्देश्य बताया गया, दूसरा उद्देश्य देखा जाए। धारा 10 का जो दूसरा उद्देश्य है, वाद की बाहुल्यता को रोकना, यानी कि वाद की बाहुल्यता को रोकना, वादों की बाढ़ न आ जाए, वादों की भरमार न हो जाए, वाद की बाहुल्यता न हो जाए, यानी बाहुल्यता यानी कि बहुत ज़्यादा मुकदमे न हो जाए, इसको धारा 10 रोकती है। तीसरा उद्देश्य देखा जाए, तीसरा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। किन्हीं दो समवर्ती अधिकारिता रखने वाले दो समानांतर न्यायालयों को आपका एक साथ ही मुकदमे में निर्णय देने से रोकना। अब आइए, यानी कि दो न्यायालय हैं, मान लीजिए बनारस का भी न्यायालय है और लखनऊ का भी न्यायालय है। ये एक व्यक्ति हैं, बनारस में भी मुकदमा कर सकता है, लखनऊ में भी कर सकता है। बनारस में उसने मुकदमा किया, अब वह जाकर धारा 10 नहीं रहती, जाकर लखनऊ में भी मुकदमा दूसरा कर देता है। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि विवाद एक है और अगर दोनों मुकदमे चलें तो ऐसी दशा में कह सकते हैं बनारस का न्यायालय कुछ और फैसला दे दे और लखनऊ का न्यायालय कोई और फैसला दे दे, तो ये तो दो न्यायालयों द्वारा विरोधी फैसला माना जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए धारा 10 बनाई गई और अगर पहला मुकदमा बनारस के न्यायालय में दायर किया गया, दूसरा मुकदमा लखनऊ के न्यायालय में, तो लखनऊ का न्यायालय मुकदमे को स्वीकार तो करेगा लेकिन उसके विचारण पर या आगे कार्यवाही पर रोक लगा देगा और रोक लगा देगा ताकि दो समवर्ती या कंकरेंट अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों द्वारा भिन्न भिन्न निर्णय पास न कर दिया जाए। आपका अगला उद्देश्य ये है कि कानून की यह नीति है, विधि का यह नीति है कि वादी को एक ही वाद तक सीमित रखा जाए और कह सकते हैं कि वादी को एक वाद तक सीमित रखा जाए, यानी कि एक मुकदमा लड़िए, 50 मुकदमा न लड़िए। अब ये आया कि कह सकते हैं जो क्वेश्चन बनता है टेक्निकल क्वेश्चन, आइए अभी और देखा जाए, धारा 10 की कुछ विशेषताएं और देखा जाए। जहाँ तक धारा 10 की विशेषताओं की बात है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बना था, प्री में क्या क्वेश्चन बना था,
अभी बेयर एक्ट इसके बाद बताया जाएगा। एकाएक शब्दों को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले धारा 10 की सामान्य बातें चल रही हैं। देखिए, धारा 10 के बारे में जो जो क्वेश्चन बने हैं, इंटरव्यू में बने हैं, आपका प्री में बने हैं, मेंस में बने हैं, सबको एक एक करके पढ़ना है। पहला धारा 10 की विशेषता है कि क्या न्यायालय सुमोटो से यानी कि स्वयं दूसरे मुकदमे के विचारण पर रोक लगा सकता है। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बना है। अच्छे से तैयार रखिए। चाहे धारा 10 पर ये क्वेश्चन बने या धारा 11, यानी कि क्या न्यायालय रेस सब जुडिस का सिद्धांत सुमोटो से स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं की जानकारी पर अप्लाई करते हुए दूसरे मुकदमे के विचारण पर रोक लगा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं लगा सकता। दूसरा, आपका धारा 11 से यूपीजे के इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या न्यायालय रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत स्वयं के ज्ञान पर सुमोटो से अप्लाई कर सकता है कि नहीं? तो रेस जुडिकेटा भी स्वयं के ज्ञान पर न्यायालय लागू नहीं कर सकता। अब आइए, ये दोनों बातें अच्छे से तैयार रखिए, यूपीजे के इंटरव्यू में पूछी गई है। अब समस्या देखिए कहाँ आती है आपका। अगली समस्या से रूबरू होइए। धारा 10 क्या क्षेत्राधिकार को समाप्त करती है, जुरिडिक्शन को समाप्त करती है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 10 क्षेत्राधिकार को, न्यायालयों के जुरिडिक्शन को समाप्त नहीं करती, यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं करती हैं। ये ध्यान में रखना है। दूसरा, क्या मुकदमा ग्रहण करने या मुकदमे के संज्ञान पर रोक लगाती हैं? तो अभी हमने बताया कि धारा 10 मुकदमे के संज्ञान पर कोई रोक नहीं लगाती। फिर आ गया धारा 10 करती क्या है? तो दूसरे, देखिए इसको हटाइए, धारा 10 दूसरे मुकदमे के विचारण पर रोक लगाती हैं। किस पर रोक लगाती हैं? विचारण पर रोक लगाती हैं। मुकदमा, फिर क्या धारा 10 दूसरे मुकदमे को डिसमिस या खारिज करती हैं? तो आपका जवाब रहेगा दूसरे मुकदमे को धारा 10 खारिज नहीं करती। आपका अच्छे से इन बातों, तो दूसरे मुकदमे को करती क्या है? तो न्यायालय द्वितीय या पश्चातवर्ती वाद को तब तक रोक देता है जब तक कि पहले वाद में पूर्ववर्ती वाद में फैसला न आ जाए। अब ये आया कि पूर्ववर्ती वाद कौन होगा धारा 10 के लिए, पश्चातवर्ती वाद कौन होगा, पश्चातवर्तीवाद कौन होगा, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है। धारा 10 के लिए पूर्ववर्तीवाद या वह होगा जो समय की दृष्टि से पहले दायर किया गया हो, और पश्चातवर्तीवाद वह होगा जो समय की दृष्टि से बाद में दायर किया गया हो। लेकिन धारा 11 में ये नहीं है। 11 में पूर्ववर्तीवाद अलग होगा, पश्चातवर्तीवाद अलग। ये जो हम बता रहे हैं सेक्शन 10 के बारे में बता रहे हैं, न कि 11 के बारे में। एक दो और पॉइंट टेक्निकल हैं, उसको देखा जाए। जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, आइए उसको अच्छे से तैयार रखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बना है। तब धारा 10 आपका शुरू किया जाए।
जहाँ तक धारा 10 की बात है, जो टेक्निकल क्वेश्चन बना है उसको देखिए इंटरव्यू में भी और प्री में भी बना है। जो धारा 10 के तहत जो धारा 10 के तहत पश्चातवर्ती वाद सब्सिक्वेंट सूट या दूसरा वाद पर विचारण से जो रोक का यानी कि जो विचारण से रोक का आदेश दिया जाता है, ये इस आदेश के खिलाफ क्या हो सकता है? तो ये दिया था ऑप्शन कि इस आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है, कि इस आदेश का आपका कह सकते हैं कि क्या इस आदेश की अपील हो सकती है। फिर दे देगा पुनर्विलोकन हो सकता है, फिर दे देगा पुनरीक्षण हो सकता है, रिवीजन पुनरीक्षण हो सकता है, और फिर देगा इनमें से कोई नहीं। तो आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक के सहित। लेकिन एक लाइन ये याद रखिए कि धारा 10 के तहत दूसरे वाद को रोकने का जो आदेश दिया जाता है उसका रिवीजन केवल हो सकता है, अर्थात निगरानी या पुनरीक्षण। निगरानी या पुनरीक्षण हो सकता है या रिवीजन। रिवीजन के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है ये भी आपका, तो रिवीजन के बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा 115 में किया गया है, यानी कि सीपीसी की धारा 115 रिवीजन या पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान करती है। अब आइए बेयर एक्ट एक शब्दों को तोड़ा जाए। जब भी मेंस में ये क्वेश्चन आए तो आपको सलाह दी जाती है बेयर एक्ट न लिखकर डायरेक्ट आवश्यक तत्वों को लिखिएगा। देखिए एसेंशियल एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि आपको बेयर एक्ट न लिखकर डायरेक्ट आवश्यक तत्व को लिखना है, लेकिन आपको बेयर एक्ट पहले बताया जाएगा कैसे उसको तोड़ा जाएगा। देखिए धारा 10 क्या कहते हैं, वाद को रोक दिया जाना। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संस्थितवाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य हैं, आगे कार्यवाही नहीं करेगा, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी भी न्यायालय में दायर किया गया हो, जो अधिकारिता रखता हो, या भारत से बाहर दायर किया गया हो न्यायालय में कह सकते हैं, जिसे केंद्रीय सरकार ने स्थापित किया हो या चालू रखा हो या उच्चतम न्यायालय में लंबित हो। स्पष्टीकरण ये बताता है कि अगर विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है तो ऐसी दशा में उसी काज ऑफ एक्शन या वाद हेतु के लिए भारत के न्यायालय में वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं है। तो बेयर एक्ट को तोड़ा जाए। बेयर एक्ट में एक बातें देखिए, धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या है। पहला आवश्यक तत्व है कि न्यायालय के समक्ष पूर्व आपका स्थापित मामला हो जो फैसले के लिए लंबित हो, यानी कि इसका मतलब कि एक पूर्व स्थापित मामला हो, पहले से दायर स्थापित मामला हो, यानी कि पहले से दायर एक वाद हो जिसमें अभी फैसला न आया हो, यानी कि फैसले के लिए
लंबित हो। पहला एसेंशियल एलिमेंट ये हुआ। दूसरा एलिमेंट ये हुआ कि कह सकते हैं कि दूसरा मुकदमा दायर किया गया हो, यानी कि सेकंड या पश्चातवर्ती मुकदमा दायर किया जाए। पश्चातवर्ती मुकदमा जो पूर्ववर्ती या आपका पूर्ववर्ती मुकदमे में जो विषय प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद थे, वही विषय ही पश्चातवर्ती मुकदमे में भी विवाद्य हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुकदमों में प्रत्यक्षतः यानी कि डायरेक्टली, प्रत्यक्षतः और सारतः सब्सटेंशली सारतः जो विवाद्य विषय हैं, जो विवाद्य विषय हैं वह सेम है, यानी कि वह एक ही है, एक ही है दोनों मुकदमों में। इसके बाद आपका आता है दोनों जो मुकदमे हों उसमें या तो वही पक्षकार हों, यानी कि पक्षकार सेम हो, या उनके विधिक प्रतिनिधि हों, विधिक प्रतिनिधि। यानी कि दोनों मुकदमों में पक्षकार भी देखा जाएगा, या तो वही पक्षकार हो या उनके विधिक प्रतिनिधियों के बीच हो। जिस पूर्ववर्ती न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है, वह न्यायालय उस मुकदमे में रिलीफ देने के लिए अनुतोष देने में सक्षम भी हो, रिलीफ देने में कॉम्पिटेंट हो, यानी कि सक्षम हो। और ऐसी दशा में अगर दूसरा मुकदमा पश्चातवर्ती वाद उसी न्यायालय में दायर किया जाए जिसमें पूर्ववर्ती वाद चल रहा है, या भारत के किसी भी न्यायालय में दायर किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, या भारत से बाहर। फिर एक बार देखिए, आपका जो पूर्ववर्ती न्यायालय था वह अनुतोष देने में सक्षम था। ऐसी दशा में अगर आपका जो पहला मुकदमा था, यानी कि दूसरा जो मुकदमा है, पहला मुकदमा या तो उसी न्यायालय में चल रहा है, या भारत के किसी भी न्यायालय में, या सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा चल रहा है, या भारत से बाहर मुकदमा चल रहा है। लेकिन भारत से बाहर जो मुकदमा चल रहा है, अगर ऐसी दशा में भारत सरकार द्वारा वह विदेश में जो न्यायालय है या तो चालू रखा गया हो या स्थापित किया गया हो, ऐसी दशा में यदि किसी भी न्यायालय में उसी विषय को लेकर दूसरा मुकदमा दायर किया जाता है, तो न्यायालय दूसरे मुकदमे पर पश्चातवर्ती वाद पर स्टे लगा देगा, रोक लगा देगा, विचारण पर संज्ञान तो करेगा। देखिए, जो ये बातें हैं पूर्ववर्ती मुकदमा आपका इत्यादि, इसमें 2-3 बातें देखनी है, क्योंकि ये सभी बातें हम धारा 11 में डिटेल में बताएंगे। आपका जो 2-3 बातें देखनी है वो ये देखनी है कि पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद। तो पूर्वधारा 10 के लिए अच्छे से याद रखिए, पूर्ववर्तीवाद या आपका जो सूट है पहले का, पूर्ववर्तीवाद कौन माना जाएगा, तो धारा 10 में पूर्ववर्तीवाद वह माना जाएगा जो समय की दृष्टि से पहले दायर हुआ हो, और पश्चातवर्तीवाद वह माना जाएगा जो समय की दृष्टि से बाद में दायर हुआ हो। ये 2 चीज़ें। पूर्ववर्तीवाद कहाँ माने पश्चातवर्तीवाद
कहाँ आप पूर्ववर्ती वाद चल रहा है, कहाँ चल रहा है, या तो उसी न्यायालय में चल रहा है जिसमें कि आप दूसरा मुकदमा दायर कर रहे हैं, या भारत के किसी भी न्यायालय में, या पूर्ववर्ती वाद उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, या भारत से बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केंद्रीय सरकार ने चालू रखा है या स्थापित किया है। ऐसी दशा में दूसरे मुकदमे पर संज्ञान तो लिया जाएगा, लेकिन विचारण पर रोक लगा दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण बात एक और है कि अगर पूर्ववर्ती मुकदमा किसी विदेशी न्यायालय में चल रहा हो तो धारा 10 अप्लाई नहीं होगी, अर्थात उसी विषय पर जो पश्चातवर्ती मुकदमा है भारत में दायर किया जा सकता है। अब आपका कुछ केस याद रखना है और कुछ नियम कायदे, ये जो शब्द हैं इनको फिर बता दिया जाए। आपका सेक्शन 11 जब पढ़ाया जाएगा वहाँ हम डिटेल में एक एक शब्दों को अच्छे से बताएंगे, धारा 10 को कोरिलेट करते हुए, चूँकि 2 बार बताना पड़ेगा, धारा 11 में भी धारा 10 में भी। इससे अच्छा है कि धारा 11 पढ़ाते समय ही आपको ये चीज़ें बताई जाए। आइए धारा 10 पे कुछ ही बातें बची हैं, उन बातों को देख लिया जाए ताकि थोड़ा तेज़ी भी आए सीपीसी में और धारा 10 भी समाप्त हो जाए। देखिए, आपका धारा 10 एक प्रोसीजरल सेक्शन है, यानी कि प्रक्रियात्मक धारा है। दूसरी बात कह सकते हैं कि मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज राम बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, ये केस अभी यूपीजे में पूछा गया था। मनोहर लाल चोपड़ा के केस में ये बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि न्यायालय चाहें तो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों मुकदमों का एक साथ विचारण कर सकता है। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, याद रखिए, न्यायालय का विवेकाधिकार है। अब ये आया कि धारा 10 लागू करने के लिए कब तक दूसरे मुकदमे को विचारण पर रोक के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो अच्छे से याद रखिए, दूसरे मुकदमे में निर्णय के पूर्व कभी भी यह आवेदन दिया जा सकता है कि दूसरे मुकदमे के विचारण पर रोक लगाई जाए। ये भी पूछ सकता है प्री में। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, जो अंतिम पॉइंट है कि धारा 10 का जो आदेश है, धारा 10 के तहत जो रोका जाएगा दूसरे मुकदमे को, वह क्या माना जाएगा? वह डिक्री माना जाएगा कि आदेश माना जाएगा? इस बिंदु को के सही चलना है, ये अच्छे से तैयार रखिए जो अब बताया जा रहा है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए, रामचंद्रन पिल्लाई, रामचंद्रन रामचंद्रन पिल्लाई वर्सेज नीलांबन वर्सेज नीलांबन, नीलांबन के बाद में यह अब ये समस्या आई कि क्या धारा 10 का जो आपका रोका जाता है दूसरा वाद, क्या वह डिक्री है? तो आपका जवाब रहेगा यह
डिक्री नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, तो डिक्री नहीं है तो क्या है? तो आपका जवाब रहेगा आदेश है। यानी कि धारा 10 में जो दूसरा मुकदमा या पश्चातवर्ती वाद सब्सिक्वेंट सूट के विचारण पर रोक लगाई जाती है, वह रोक आदेश के तहत की जाती है। अब आदेश दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे आदेश जिनकी अपील हो सकती है, यही पॉइंट पकड़ना है आपको, और एक ऐसे आदेश जिनकी अपील नहीं हो सकती। यानी कि अब यहाँ पूछा जाता है कि धारा 10 का जो आदेश होगा वह अपीलीय होगा कि अअपीलीय होगा, यानी कि उसकी अपील हो सकेगी कि अपील नहीं होगी। तो अपील नहीं होगी। तो जब अपील नहीं होगी तो इस केस में ये बताया गया रामचंद्रन पिल्लाई के केस में कि धारा 10 के तहत जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ रिवीजन या पुनरीक्षण किया जा सकता है, या निगरानी या पुनरीक्षण। याद रखिए, ये अच्छे से याद रखिए, पुनरीक्षण, निगरानी या रिवीजन। अब जहाँ जहाँ पुनरीक्षण है कम से कम 2-3 याद रखिएगा। सीआरपीसी की धारा 133, सीआरपीसी की धारा 144, सीआरपीसी की धारा 144A, और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है सीआरपीसी की धारा 125, यानी कि माता पिता, बच्चे और वाइफ का मेंटेनेंस, भरण पोषण या रख रखाव का जो आदेश दिया जाएगा, तो इन धाराओं के तहत सीआरपीसी में जो भी आदेश दिए जाएंगे उनका भी रिवीजन हो सकेगा, अर्थात पुनरीक्षण हो सकेगा। 125 ज़्यादा पूछी जाती है, अच्छे से आपको तैयार रखना है। धन्यवाद।